जी जी नमस्कार। नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी के साथ मुक्तेश्वर उत्तराखंड से। ये संस्थाओं को लेकर, साहित्यिक संस्थाओं को लेकर जिस तरह से अभी एक जश्न का आप उदाहरण देख ही रहे हैं कि काफी कुछ जो है वो चलाने के लिए, इन संस्थाओं को चलाने के लिए काफी कुछ तिक्रम करने पड़ते हैं। आपके साथ जो लहक डिजिटल पर कई बातचीत हुई है उसमें आपने अपना दर्द भी बताया था, अपनी परेशानी भी बताई थी। क्या पार्टी की तरफ से, एक सीधे मैं एकदम प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं कि क्या पार्टी की तरफ से इनको फंड नहीं दिए जाते हैं और उसके आधार पर ही दूसरे तीसरे ऐसे लोगों को इस संस्था में और ये संगठन में जगह दे देते हैं जो उसके काबिल नहीं होते हैं? जी ये असल में मेरी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती है ये संगठन वाले मामलों में। अब जो उसकी दैनंदिन जो कार्रवाइयां हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि संगठन बनाने में जो महान संकल्प लिए जाते हैं, अंततः उनकी परिणति जो है काफी दुखद होती है। तो ये एक तरह से फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस की यात्रा होती है, और ये एक संगठन की बात नहीं है, ये लगभग सभी साहित्यिक संगठनों की बात है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कि फंडिंग वगैरह नहीं दी जाती है, असल में ये मामला जो है ना निर्भय जी, ये केवल फंडिंग वगैरह का नहीं है, ये काफी बुनियादी है। बुनियादी है मतलब जिस बुनियाद पर ये संगठन बने हैं, जिस बुनियाद पर ये संगठन खड़े हैं और चल रहे हैं, और जिन रीति नीतियों को निभाते हुए ये जीवित हैं, उसमें बुनियादी गड़बड़ है। जब तक हम उसको इंगित नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, तब तक ये जो रोजमर्रा उठने वाली समस्याएं हैं, आज उसने इस्तीफा दे दिया, उस संगठन के अध्यक्ष ने, आज उस संगठन के दूसरे अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, एक जगह जो है स्थानीय इकाई में जो है ये भ्रष्टाचारियों को ये प्रश्रय दे करके जो है संगठन को उनके हवाले कर दिया गया कुछ आर्थिक कारणों से। ये जो बातें रोजाना सुनाई पड़ती हैं, इनका हल जो है ये इन सीमित चीजों पर विचार करके इनका हल निकलने वाला नहीं है, जब तक हम इन संगठनों की बुनियाद में नहीं जाएंगे और इन संगठनों के फालतूपन और में नहीं जाएंगे, तो तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके पास इस बातचीत में कितना क्योंकि ये मामला फिर सीमित हो, एक अंतःपुर का मामला होता है, जैसे आपसी लड़ाई हो गई है, उसमें कुछ सुलझाने वाली बातें होने लगती हैं, उससे सुलझने वाला नहीं है। ये एक गंभीर बीमारी है जिससे सारे के सारे साहित्यिक संगठन और जो है ये ग्रस्त हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि आपके पास इन बातों के लिए कितना समय होगा, लेकिन इस पर अगर कुछ गंभीरता से बात की जाए तो एक दो समय की कोई बात नहीं है, आप अपनी बात रखें ना, समय की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, समय की दिक्कत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार चीजें जो है ना ये बहुत, अब जैसे आप देख रहे होंगे, अभी मैं एक टिप्पणी करके आया हूँ वो फेसबुक पर जो है, आप देख रहे होंगे पूरा हिंदी बौद्धिक समाज जो है वो इस एक बात के विमर्श में गंभीरता से उलझा है कि मोदी ईमानदार हैं कि नहीं है। अब बताइए, मतलब ये कोई बहस करने का मुद्दा है? ये शर्मनाक है, शर्मनाक बात है। मतलब हमारे विमर्शों की फूहड़ता को उजागर करने वाली चीज है कि हम किन चीजों पर बहस करते हैं। हम किसी भी चीज, हमने हमने पूरे पूरे इस जो सामाजिक माध्यम है, सोशल मीडिया में जो हमारी उपस्थिति है, उसको मजमेबाजी में हमने परिवर्तित कर दिया है और पाठकों को तमाशबीन बना दिया है। वो तमाशा देखते हैं। राजनीति में यही हो रहा है, राजनीतिज्ञों ने पूरे राजनीतिक विमर्श को जो है ये मजमेबाजी में बदल दिया है। गंभीर मुद्दे नहीं है,
जनता के जीवन के और राजतंत्र के, और तमाम लोग इसके मजे ले रहे हैं। आम जनता इसकी मजे ले रही है। आम जनता भी अब गंभीर चीजों को देखने के लिए और समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो साहित्य में हमने कर दिखाया है। तो जब भी हम किसी मुद्दे पर, क्योंकि आप तो पत्रकार भी हैं, तो कई जगह पत्रकारिता का तो ये धर्म है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कैची चीजें हैं उनको उठाए और लोगों की जो कल्पनाशीलता है या लोगों का जो वो है, उस आकर्षण है, उसको बनाए। लेकिन जब हम साहित्यिक विमर्श करते हैं, साहित्य की चीजों पर कोई संवाद करते हैं, तो उसमें पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए और उसको ना तो मजमे बाजी में परिवर्तित करना है और ना पाठकों का, मतलब मैं तो ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं कोई पॉपुलिस्ट मैं लेखक हूँ, ना वक्ता हूँ, ना प्रवक्ता हूँ, कुछ नहीं हूँ। और लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है ऐसे समय में जब सारी की सारी चीजें फिजूल हो रही हैं, मजमेबाजी में बदल रही हैं, तमाशबीनी में वो पाठक जो है तमाशबीन हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं इन सामाजिक माध्यमों पर, मतलब मुझे कहते शर्म आती है। ये डाइसेंट्रिक है। जैसे डाइसेंट्री होती है ऐसे ही कुछ लोगों को लिखने की डाइसेंट्री है, और वो ऐसी तमाम भीड़ जो है पैदा कर रहे हैं जिसको ये डाइसेंट्री ही पसंद है। साहित्य में ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इश्यूज को गंभीरता से उठाना, रखना, पूरे परिप्रेक्ष्य में उनको प्रस्तुत करना, और उसके जो भी संदर्भ हैं उन सारे के सारे संदर्भों को लाना। अब ये केवल हमारी दिक्कत नहीं है कि ऐसे गंभीर विमर्शों को सुनने वाले लोग नहीं बचे, क्योंकि आपने लोगों को तमाशबीन में बदल दिया है, आपने पूरे विमर्शों को मजमेबाजी में बदल दिया है। तो ऐसे वक्त पर ही ये जरूरत है कि हम चीजों को ठीक से रखें। तो ये जो संगठन वाला मामला जो आप उठा रहे हैं, ये लखनऊ वाला जो है, उसमें तो देखिए दो तीन लोगों की राय आई है, दूसरे पक्ष की भी राय आई है, सभी लोग उसको देख पढ़ सुन रहे हैं और जान भी रहे हैं कि, लेकिन वो एक छोटा सा नमूना है इस बड़े जो सांगठनिक तंत्र का जो भ्रष्टाचार है, साहित्यिक सांगठनिक तंत्र का, उसका एक छोटा सा नमूना है। और ऐसे नमूने तो मतलब हर स्तर पर, इकाइयों में, जिला इकाइयों में, राष्ट्रीय स्तर पर, सब जगह रोज कितने होते रहते हैं, सामने नहीं आ पाते, लेकिन होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए निर्भय जी, ये पुराने जमाने में किसी साहित्यिक संगठन की दरकार नहीं थी। जो मानवीय सरोकार है एक लेखक के, अब वो चाहे होमर रहे, उन्होंने युद्ध के बारे में जो दृष्टिकोण है, मानवीय रिश्तों के बारे में जो दृष्टिकोण है, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से रखा। रामायण है, महाभारत है और बड़े बड़े तमाम ग्रंथ हैं। तो उसमें लेखकों ने ये कोई संगठन के माध्यम से नहीं बल्कि रचनाओं के माध्यम से जो वो कुछ कहना चाहते थे मनुष्य के जीवन पर, रिश्तों पर, भावनाओं पर, समाज पर, इस सब पर वो कहते थे। एक दूसरा समय आया जिसमें आप जानते होंगे, ये विश्व युद्ध के बीच का जो समय है, जिसमें संगठनों की बात जो है ये चली, सांस्कृतिक संगठनों की, लेखक संगठनों की, लेकिन वो कोई स्थायी संगठन नहीं थे। युद्ध के इशू पर जो भी मसला सामने आया, युद्ध का है, शांति का है, स्पेन में गृह युद्ध का है, तो उस पर दुनिया भर के लेखक साथ आए। वो कोई एक विचारधारा के नहीं थे, वो एक नीतियों के नहीं थे, उनकी कोई एक रणनीति जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक बड़ा मसला था दुनिया और मनुष्यता के सामने। उस मसले को लेकर के वो साथ आए और उन्होंने शिरकत ही नहीं की। स्पेन के गृह युद्ध में लेखक लड़े, शस्त्र लेकर के लड़े,
कई ने वहां अपनी कुर्बानियां दी। तो इस तरह से इशू टू इशू लेखकों के ये संगठन बनते थे और उसके बाद समाप्त हो जाते थे। जब वो इशू समाप्त हो गया, मुद्दा समाप्त हो गया, समस्या जो है वो पटाक्षेप में चली गई, तो संगठन भी जो है वो समाप्त हो गए। इस तरह के संगठन बनते थे। तो ये संगठन जरूरी थे कि जब भी कोई विकट समस्या मनुष्य के सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने उपस्थित हुई है, तो लेखक और संस्कृति कर्मी जितने भी थे उन्होंने एकत्र होकर के आवाज उठाई। ये एक ऐसा संगठन की परिकल्पना लगभग ऐसी थी। लेकिन अभी जो ये संगठन हमारे हैं, आप देखिए कि हमारे बाकी संगठनों की बात तो छोड़ दीजिए, वो अभी तो मतलब मेरा ख्याल है दर्जनों संगठन बन गए हैं। तो यहाँ मैं उन तमाम संगठनों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन संगठनों से ये शुरुआत हुई है, ये संगठन प्रगतिशील लेखकों के हैं, जिनमें 3 तो अभी चलते ही हम देखते हैं, 3 चलते हैं। एक प्रगतिशील लेखक संघ है, एक जनवादी लेखक संघ है, और एक क्या है वो जनसंस्कृति मंच, जसम है। अब ये देखना चाहिए कि ये वाकई लेखकों के संगठन हैं भी कि नहीं है। हमको 2 साल में पता लग गया कि काम करके बनाने के बाद हमने बनाया इस संगठन को। इसके लिए 5-7 साल हम लोगों ने लगाए, गांव में, कस्बों में, शहरों में जा करके लेखकों से मिल। तो हम समझते थे कि इससे शायद सांस्कृतिक जो माहौल है देश का, उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और हम लेखकों की जो जीवन की समस्याएं हैं, रचनात्मक जो समस्याएं हैं, उसमें कुछ सकारात्मक दखल दे पाएंगे इससे। लेकिन इसके बनते समय ही आपको मैं आज बता रहा हूँ निर्भय जी, इन बातों को सार्वजनिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इनके बनने से पहले ही कुछ आभास होने लगा था कि शक्ति का विमर्श है। हम शक्ति पाना चाहते हैं, हम ताकत देख रहे हैं, हम राजनीतिक दलों में ताकत देख रहे हैं, हम राज सत्ता में ताकत देख रहे हैं, और उसकी एक छुटभैये के रूप में हम भी ऐसी एक छोटी मोटी ताकत जो है ये हासिल करना चाहते हैं। जो लोग हाशिए पर चले गए थे, जो गुमनाम हो गए थे, उन लोगों ने मतलब ये मांग करनी शुरू, मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मांग करनी शुरू की। दूसरे लेखक संगठन जो थे, जो दूसरी पार्टियों के अंतर्गत चलते थे, जब उन्होंने उनकी वहाँ कोई सुनवाई बंद हो गई, नहीं रही, सदस्य नहीं रहे, या निकल गए या निकाल दिए गए, तो वो चाहते थे कि एक सत्ता का सुख जो है हमको भी मिले, एक संगठन हमारे कब्जे में भी, हाथ में भी रहे, और एक शक्ति जो है ये हमारे पास भी रहे। मैं आपको ये सच बोल रहा हूँ, और पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। तभी हमको थोड़ा सा अंदेशा हुआ था कि जब अभी से इस तरह की आकांक्षाएं, इस तरह के इरादे और इस तरह की भावनाएं हैं, तो आगे चल के इस संगठन का क्या होगा, जो हम चाहते हैं वाकई वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसमें थोड़ा संदेह उपस्थित हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ये हश्र हमने देखा, ये लेखकों का संगठन बड़ा नहीं, ये पार्टी का एक जन संगठन, जैसे पार्टी के, जब पार्टी है, पार्टी के अंतर्गत नीचे बहुत सारे फ्रंट बनते हैं, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, मजदूर संगठन है, छात्र संगठन है, नौजवान संगठन है। ऐसे ही एक गुंजाइश उसमें निकली ये लेखक संगठन की, जब बहुत जोर दिया। देखिए, मैं आपको कभी समय होगा तो बताऊंगा कि जैसे पार्टी उत्साहित रहती है महिला मोर्चा बनाने के लिए, किसान संगठन बनाने के लिए, मजदूर संगठन या छात्र संगठन बनाने के लिए,
उतनी उत्साहित कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी लेखक संगठन बनाने के लिए कभी नहीं रही। आप देखते हैं इन तमाम लेखक संगठनों की जो गंगोत्री जिसको हम मानते हैं, जो सोवियत लेखक कांग्रेस 1934 में हुई थी, क्रांति 18 में हुई, क्रांति के बाद लेनिन के पूरे काल में संगठन की बात नहीं चली। स्टालिन ने जब राज सत्ता में पूरा कब्जा कर लिया और विरोधियों को शांत कर दिया और उनकी पकड़ जो है मजबूत हो गई तमाम जगह, तब जाकर के उन्होंने ये संगठन का सवाल उठाया। 1932 में ये प्रस्ताव पास किया। और क्यों किया, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। जी जी। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये बुनियादी चीजें हैं जो इन सब जो बाद की जो चीजें हैं इनको समझने में मदद करेंगी। इसके बिना ये समझ में ही नहीं आएंगे झगड़े जो है। तो ये कोई लेखकों की या सांस्कृतिक जो माहौल है देश का, उसको बेहतर बनाने के लिए ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। प्रस्ताव इसलिए पास हुआ था सोवियत संघ में, आपको याद दिला दूं, भले थोड़ा लंबा खिंच जाए लेकिन आज हमको कहने दीजिए। सोवियत संघ में यथार्थवाद की शुरुआत ये कम्युनिस्ट तंत्र से नहीं हुई है। 18वीं शताब्दी में यथार्थवाद जिन महान ऊंचाइयों को छुआ साहित्य में सोवियत संघ में, वैसा यथार्थवादी साहित्य जो है हमने दुनिया में नहीं देखा और क्रांति के बाद भी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उसको और बेहतर बनाने के लिए शुरुआत हुई। यह सांस्कृतिक माहौल को जो है एक बहुत व्यापक रूप देने के लिए शुरुआत इसलिए हुई। क्रांति से पहले और क्रांति के बाद सोवियत संघ में इतने अधिक संगठन थे, इतने अधिक समूह थे दुनिया भर में, जिन्होंने नए नए विमर्शों की कलाओं में और साहित्य में शुरुआत की। ये जमीनी थे तमाम विमर्शों के। ऐसे तमाम गुट बेकाबू थे, रोज रोज नई नई चीजें सामने लाते थे और उनको लेकर के जनता के बीच में बहस चला रहे थे। पार्टी से परेशान थी। लेनिन इसका पूरी जिंदगी में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। स्टालिन जब पूरी चीजों पर कब्जा काबिज हो गए और आश्वस्त हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया और पहला उन्होंने कहा तमाम गुटों पर, तमाम जो ये गुट हैं, ग्रुप हैं और संगठन हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया और कहा कि एक ही संगठन रहेगा, वो संगठन पार्टी के अंतर्गत होगा। उस संगठन के लेखकों की जो भी रचनाएं छपेंगी वो पार्टी के प्रेस से छपेंगी और पार्टी जो है निर्णय लेगी कि कौन सी रचनाएं छपनी चाहिए, कौन सी नहीं छपनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? ये सारी जो चीजें हैं ये सांस्कृतिक माहौल को व्यापक और विकसित बनाने के लिए हो रही थी। ये चीजें इसलिए हो रही थी कि लेखकों को पूरी तरह से पार्टी के संगठन के नियंत्रण में ले आया जाए। और मैं 4 चीजें बताता हूँ इस संगठन में, इस कांग्रेस में, लेखक कांग्रेस में जो 4 चीजें जो नारे दिए गए और जिस पर अमल किया गया। पहला था वो पार्टी नोस्ट। नोस्ट का मतलब होता है निष्ठा। ये जो लेखक संगठन हम बना रहे हैं इसकी निष्ठा पार्टी के प्रति होगी, समझ लीजिए ये बात। ये गंगोत्री है इन तमाम बाद के संगठनों की, जी उसको समझे बिना इन संगठनों को की जो नब्ज है उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो पार्टी नोस्ट होगा, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा होगी। दूसरी जो उन्होंने चीज कही, आइडिया नोस्ट। विचारधारा में, पार्टी की जो विचारधारा है उसमें इनकी निष्ठा होगी, संगठन की यानी लेखकों की निष्ठा होगी। तीसरा उन्होंने कहा क्लास नोस्ट। जो वर्ग है
वर्गों के प्रति उनकी निष्ठा, मजदूर वर्ग के प्रति उनकी जो निष्ठा होगी इन लेखकों की जो है। और चौथा उन्होंने जो है प्रवादी जो है ये नोस्ट, मतलब जो वास्तविकता है रूस की फिलहाल समाजवादी समाज की, उसमें उनकी निष्ठा होगी। अब ये 4 निष्ठाएं उन्होंने कंपलसरी कर दी। इन 4 निष्ठाओं के बाद साहित्यिक निष्ठा कितनी बचती है ये देखने की बात है। एक बात तो ये, इसलिए संगठन बनाया इन निष्ठाओं को उन पर लागू करने के लिए। और ध्यान दीजिए पार्टी की कितनी निष्ठा लेखक संगठन के प्रति। ये कहा कि 2 साल बाद जो है फिर कॉन्फ्रेंस, हर 2 साल पर कॉन्फ्रेंस होगी लेखक संगठन की। और ये संगठन ये कॉन्फ्रेंस कब हुई? 34 के बाद स्टालिन की मृत्यु हुई है 1953 में, और उसके बाद संगठन की दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई 1954 में। और इस बीच में क्या हुआ देख रहे हैं आप। लेखक संगठन के प्रति और साहित्य और संस्कृति के प्रति निष्ठा पार्टी की जो है जी, उसके बीच में क्या हुआ। 700 लेखक थे जो इस कॉन्फ्रेंस में आए, और 1954 में जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, इन 700 लेखकों में से 73% जो है 40 साल से कम उम्र के थे। इसका मतलब अगर कुछ लोग जो है वृद्ध होकर मर भी गए होंगे 1954 तक, तो ये जो 73% लोग जो पहली कांग्रेस में थे जो 40 साल से कम उम्र के थे, उनमें से अधिकांश होने चाहिए थे वहां। केवल 50 लोग पहली कॉन्फ्रेंस के दूसरी कॉन्फ्रेंस में आए। कहाँ गए? अब वो लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कुछ जेल में मरे, कुछ कंसंट्रेशन कैंपों में मरे, कुछ को ये सजा हुई, कुछ को वो सजा हुई। वो सब लंबी कहानी है, उसको मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये थी बुनियाद कि पार्टी के अंतर्गत ये लेखक संगठन बनेंगे। उसके अनुकरण पर दुनिया भर में जो प्रगतिशील लेखकों के संगठन बने वो उसी अब ये आदेश तो नहीं, क्योंकि हम लोग तो सब पार्टियां तो सत्ता में नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी दुनिया में जो है जैसे सोवियत रूस में थी। अब ये तो नहीं कह सकते थे कि साहब आपकी किताब जो है हम अपने प्रेस में केवल स्वीकृत होगी तब छाप, मतलब ये सब नहीं कहा, लेकिन ढांचा वही रखा। अब 2-1 बातें और, हमारे लोग काफी गड्ढमड्ढ करते हैं इन चीजों में। हमारे जो संगठन में जो या लेखक हैं वो बहुत काफी गड्ढमड्ढ करते हैं। गड्ढमड्ढ इसलिए करते हैं या तो उनको खुद पता नहीं है, एक आध को शायद पता भी होता है, लेकिन वो इनको गुप्त रखते हैं। कई चीजें हैं, कई समस्या के स्तर हैं। एक है विचारधारा। अब हमने एक शब्द पकड़ रखा है विचारधारा। मेरी विचारधारा, सब लोग मार्क्सवाद को अपनी विचारधारा मानते हैं। ये नहीं जानते कि विचारधारा का एक वैचारिक पक्ष है। मतलब तमाम जो विचारधाराएं दुनिया में जो पैदा हुई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मनुष्य की बहबूदी के लिए, मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, समाज में ये समानताएं वगैरह ना रहें, इसके लिए ये सारी चीजों को से शुरू करते मार्क्स ने भी वैसे शुरू किया था। जो बुनियादी फर्क है वो विचारधारा में उतना नहीं है जितना उस विचारधारा को लागू करने के लिए अपनाई गई रणनीति और कार्य नीतियों में होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स।
ये रणनीतियां बदलती रहती हैं, ये काल में ये नीतियां तो चाहे रोज बदलती रहती हैं। तो हम जब विचारधारा की बात करते हैं, मार्क्स की विचारधारा की बात करते हैं, तो उस मूल जो प्रतिपत्ति है मनुष्य समाज के बारे में, जो उनका या भविष्य के बारे में जो उनका कहना है, उसकी बात नहीं करते हैं। जो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स है सत्ता पाने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, काबिज बने रहने के लिए, उसकी बात करते हैं। उसको हम समझते हैं ये विचारधारा। ये विचारधारा नहीं है। पार्टी में भी कि 3 कम्युनिस्ट पार्टी हैं निर्भय जी हमारे देश में घोषित रूप से, इनकी कुछ नीतियां हैं। वो नीतियां तो सभी लोग जानते होंगे कि नीतियां क्या हैं, ये 3 क्यों हैं अलग अलग, कुछ तो फर्क होगा, वो भी नहीं जानते। तो हम विचारधारा पर अमल नहीं कर रहे हैं। विचारधारा विचारधारा ऐसी स्लोगन के रूप में चलाते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवाद ये नहीं है, ये पार्टीवाद है जिस पर हम चल रहे हैं, और उसमें भी उसको समझते नहीं है ठीक से। केवल सीपीआई एक पार्टी है जो पूरी तरह से जनतांत्रिक जो वो बना तंत्र बना हुआ है देश का, उसमें आस्था व्यक्त करती है, और जनतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करके हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे, ऐसा कहती है। जिसको हम सीपीएम के नाम से जानते हैं, सीपीआईएम के नाम से जानते हैं, उसका अभी तक कहना ये है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। ये जो पूंजीवादी सामंतवादी और ये सब समाज है, इसको उखाड़ फेंकेंगे। और फेंकने के तरीके जो है थोड़ा घालमेल उन्होंने किया है, बीच में जो है उन्होंने बदलाव किया कि संसदीय तरीकों को भी अपना सकते हैं और गैर संसदीय तरीकों को भी अपना सकते हैं। मतलब गैर संसदीय मतलब जो भी जरूरी होगा उसको। लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज को नहीं बदला है। जो समाजवादी समाज की स्थापना वो करेंगे, वो क्या होगा, उसको अभी भी कह रहे हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। इसका मतलब है कि जो जनतांत्रिक ढांचा है, संविधान है, ये तमाम चीजें हैं, ये जो सैकड़ों पार्टियों का तंत्र है, ये जो चुनाव है और चुनाव में भागीदारी है, और ये अंदर से आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। आप जो है आधिपत्य में विश्वास करते हैं, केवल इसको इस्तेमाल करने में विश्वास। इसका इस्तेमाल करके हम ये आधिपत्य स्थापित करेंगे। तो ये 2 मुहापन है। नीतियों की बात मैं अभी कर रहा हूँ। और एमएल वाले मैंने मतलब शायद 2-4 साल पहले, 5 साल पहले उन्होंने सुधार किया है। पहले तो वो संसदीय जनतंत्र और जनतांत्रिक व्यवस्था और संविधान और इसको जो कोर्ट कचहरी, इसको मानते ही नहीं थे। सब पूंजीवादी और साम्राज्यवादी तमाशा मानते थे, और एकमात्र जो उपाय था इसको सशस्त्र बल पर उखाड़ फेंकना और कब्जा कर लेना राज्य सत्ता पर। इसी पर चलते आए। बाद में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं, इन निकायों में जो संसदीय निकाय है, चुनाव है, इसका भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये इस्तेमाल की राजनीति है, उद्देश्य कुछ और है। तो मतलब नीतिगत जो आधार है, अधिकांश लोग इसको न तो पढ़ते हैं न बताते हैं किसी को, कि इसमें जो आप बेईमानी कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और लक्ष्य कुछ है, इसको सीधे जनता के सामने लाइए, लेखकों के सामने लाइए। तो लेखकों से सबसे इसलिए मैंने कहा, जैसे सोवियत संघ में बना तो दिया संगठन, पर उसकी कॉन्फ्रेंस नहीं कराई, ऐसे ही आप तीनों पार्टियों का जो वो है, जहाँ डिटेल्स दिए हुए हैं,
उनके सारे संगठनों के नाम होंगे बाकायदा वहाँ, लेकिन साहित्यिक संगठन जो हैं इनके नाम नहीं होंगे, क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा भरोसा पार्टियां नहीं करती हैं। जी। तो ये पार्टी की नीतियों का भी नहीं कर रहे हैं ये लोग पालन। एक तो विचारधारा तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो तो अलग चीज है, उसको तो छोड़ दीजिए, उसको कोई समझता नहीं। पार्टी की जो नीतियां हैं, नीतियां जिस पर पार्टी का जो पूरा संगठन आधारित है, जिन नीतियों को लेकर चल रहा है, उसको भी छोड़ दी, उस पर भी नहीं चलते हैं। पार्टी की जो दैनंदिन राजनीति है, जिसको हम स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स कहते हैं, रणनीति और कार्यनीति कहते हैं, जिसमें पार्टियां कभी इस पार्टी के साथ गठजोड़ करती हैं, कभी उस पार्टी के साथ गठजोड़ करती हैं, कभी जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं। मतलब ये जो रोजाना ये चल रहा है, उठापटक चलती रहती है, जिसका कोई तर्क से जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल चल रहा है ये फांसीवाद वाला मामला जो चल रहा है, कि इस पर जो है हम एकजुट हैं, फांसीवाद के मामले पर हम एकजुट हैं। अब सुनिए निर्भय जी, एक बीच में अवान्तर प्रसंग आएंगे। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ जब बना है 1936 में, और ये लड़ाई शुरू हो गई हिटलर वाली जो है, दूसरा महायुद्ध जो है। अब इस पर जो सारे लेखक एक थे, कम्युनिस्ट लेखक भी थे, गैर कम्युनिस्ट लेखक भी थे, और बिना पार्टियों वाले स्वतंत्र चिंतक लेखक भी थे इस संगठन में, सभी थे, सब मिलकर काम कर रहे थे, उत्साह से काम कर रहे थे। जब ये सवाल आया फांसीवाद का, तो पूरी दुनिया में जितनी भी प्रगतिशील ताकतें हैं, फांसीवाद के सवाल पर वो एकजुट हुई। उसमें कम्युनिस्ट भी थे और गैर कम्युनिस्ट भी थे और कैपिटलिस्ट भी थे, और इवन जिनको हम आज साम्राज्यवादी कहते हैं, वो भी इस मोर्चे में शामिल थे। ये संयुक्त मोर्चा था, फांसीवाद विरोधी, हिटलरवाद विरोधी। तो वहां तो एक मोर्चा बना, फांसीवाद ने सबको एक कर दिया। किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया प्रगतिशील लेखक संघ में क्या हुआ। जैसे ही ये फांसीवाद का नारा दे करके सोवियत संघ का समर्थन करने की घोषणा प्रगतिशील लेखक संघ ने की, वैसे ही बाकी जो गैर कम्युनिस्ट लेखक थे, उन्होंने विरोध का झंडा उठाया। स्वयं गांधी ने, स्वयं कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा मौका है भारत को आजाद कराना, हम काहे को फांसीवाद के का साथ देंगे, हम तो इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। आप देख रहे हैं पूरी फूट बीच से लाइन खींच गई। जिस फांसीवाद ने दुनिया की तमाम ताकतों को एकत्र कर दिया, संयुक्त मोर्चा बना दिया, हमारे प्रगतिशील लेखक संघ को उसी फांसीवाद विरोध ने दो फाड़ कर दिया। जिस नेहरू को कम्युनिस्ट और प्रगतिशील अपना सच्चा दोस्त मानते आए थे, जब जेल से रिहा होकर के नेहरू आए हैं, सबसे पहला वक्तव्य जो स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, वो कम्युनिस्टों की गद्दारी पर दिया। आप देख रहे हैं फांसीवाद ने हमारे संगठन में क्या रोल पैदा किया। अभी जो सब लोग चिल्ला रहे हैं फांसीवाद, मतलब दिन रात गाली बक रहे हैं। हमने पूछा भी एक से कि आपके को कोई नोटिस मिला क्या, आप इतना विरोध करते हैं, गालियां देते हैं, कोई नोटिस मिला, कोई धमकी मिली, कोई जेल वेल होने की बात हुई तो बताइए, जिससे कि अभिव्यक्ति का जो हनन हो रहा है उस पर हम भी कुछ बोले। तो
किसी पार्टी ने अभी तक, कम्युनिस्ट पार्टियों में ऑफिशियली ये फांसीवाद वाले मामले पर कुछ स्पष्टता नहीं है। पार्टियां नहीं कहती हैं इस तरह की बातें, इस तरह के हमारे जो लफाज बुद्धिजीवी करते हैं और तूफान उठाए रहते हैं इस सब पर। तो ये बांटने वाली चीजें हैं, जनता को भी बांट रही हैं। क्या पूरी की पूरी देश की जनता जो है ये इस रूप में ही सत्ता के चरित्र को देख रही है, जिस तरह से हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो है तोबा मचाते रहते? तो चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारे संगठनों की जो बुनियाद है, एक तो सोवियत कांग्रेस के पद चिन्हों पर उन्होंने जो एक रणनीतिगत, कार्यनीतिगत और पार्टी के अंतर्गत जो लीक जो बनाने की कोशिश की, उसी ढर्रे पर हमने बनाया। भले ही हम सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उन्हीं सब चीजों को लागू किया। दूसरा, हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी पार्टियों के जो रणनीति और कार्यनीतिगत रोजमर्रा ये पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, ये पॉलिटिक्स में चलता है। लेकिन साहित्य में आप क्या करेंगे? साहित्य में आप कभी इसके साथ गठजोड़ करेंगे? इस तरह की जरूरतें होती। साहित्यिक संगठन लेखकों का संगठन होता है जो सांस्कृतिक स्तर पर एक व्यापक और सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए और रचनात्मक माहौल बनाने के लिए इन संगठनों की भूमिका होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पार्टियों की जो रोजमर्रा की कार्यनीतिगत और रणनीतिगत स्लोगनबाजी है, कार्रवाइयां हैं, उस तक के पिछलग्गू बन रहे हैं और उसको विचारधारा समझ रहे हैं। वहां से ये गड़बड़ शुरू होती है। तो वहां कुछ भी करेंगे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। जो है कहने और करने में, कथनी और करनी में कोई एकता जैसी चीज तो रह नहीं गई है। अब वो जो एक छोटा सा मुद्दा है जिसमें आपने कहा ये पार्टियां जो है इनको फंड प्रदान करती हैं या नहीं करती हैं, पार्टियों के पास खुद ही फंड नहीं होता है। जो दूसरे संगठन है पार्टियों के, जैसे मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, किसान संगठन है या विद्यार्थी संगठन, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी रहती है तो वहां से जो चंदा वगैरह एकत्र होता है उससे उनका काम चल जाता है। लेकिन लेखकों में तो हालत ये है कि हर 100 लेखक पर केवल संगठन के जो 100 लेखक हैं या सदस्य हैं उसमें आपको एक लेखक मुश्किल से मिलेगा। बाकी सब पार्टी कार्यकर्ता जो है वो लेखक बनने के लिए संगठनों के सदस्य बने रहते हैं। अब उसमें कौन कितना चंदा देगा, क्या देगा, तो उसमें ये सब कृतियां जो है, जो जिसका जिक्र लखनऊ के साथियों ने किया है, वो सब आना स्वाभाविक है। तो ये जो एक और बात जो है, मतलब ये जो लेखक है, लेखक हिंदी के लेखक कौन है? जो प्रतिभाशाली लेखक होगा, जिसमें लेखनीय प्रतिभा होगी, लेखकीय प्रतिभा होगी, वो ना तो ये संगठन में जाएगा और ना ये सामाजिक माध्यमों पे जाएगा। ये गैर लेखकों की शरण स्थलियां हैं। ये मामूली प्रतिभा से कुछ लिख दिया और लेखक संगठन में चले गए तो उससे स्वीकृति हो जाएगी। शुरू में ही पहली बैठक में ही, जनवादी लेखक संघ की पहली बैठक में ही ये सवाल जो है, प्रमुख सवाल था कि लेखक संगठन का सदस्य किसको बनाया जाएगा? लेखकों को बनाया जाएगा या गैर लेखक जो पाठक हैं, समूह है, उसको भी बनाया जाएगा? और अंततः वो जो लाइन थी कि लेखकों को ही इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए, भले ही संख्या कम हो, लेकिन इसका चरित्र जो है ये लेखक संगठन का चरित्र होना चाहिए।
रचनात्मक बहस और बातचीत का वो संगठन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि इसमें ये लेखक हैं। तो वो लाइन जो है उसको बाद में त्याग दिया मतलब पाठक भी जो है इस लेखक संगठन के सदस्य हो सकते। पाठक कौन होंगे? पाठक का मतलब होता है पार्टी के जो दूसरे सदस्य हैं, वो सारे के सारे जो है लेखक संगठन के सदस्य बन जाएंगे और वो उसको दबाव बनाना वहाँ शुरू करेंगे, मनमानी करना शुरू करेंगे, उसको अपनी तरह से चलाना शुरू करेंगे और अपने पदाधिकारियों को बनाना शुरू करेंगे लेखकों की मनमानी करके। केवल इक्का दुक्का ऐसे लेखक उसमें चले जाते हैं जिनको थोड़ा सा अपना प्रचार प्रसार जो है करना होता है। लेखक संगठनों के कुछ रसूख होते हैं, ये प्रकाशन घरानों से, कुछ अकादमियों से, कुछ सरकारों से, तो उसके बहाने कुछ लेखकों को, वाकई जो लेखक हैं उनको भी कुछ पद पुरस्कार और ये सब सम्मान वगैरह मिलने की संभावना रहती है। इस लालच में वो चले जाते हैं, अदरवाइज उनकी कोई आस्था वास्था वो संगठन में नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जनवादी लेखक संघ से और प्रगतिशील लेखक संघ से और इससे उससे जो लोग अध्यक्ष पद छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया जो पहले आपको मालूम नहीं था और बाद में जब उन्होंने देखा कि इस नई सरकार में, नए तंत्र में ये संगठन शायद हमको पद पुरस्कार और सम्मान दिलाने में उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे, तो उसकी आस्था जो है वो थोड़ा सा डगमगाने लगी। तो इतने सारे लोग भर गए, या जो वहाँ फेसबुक पर जाते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, तो ऐसे लेखकों को हम मतलब दिन रात वो डायसेंट्री वो हो गया है और पाठकों का जो टेस्ट है वो भी लगभग वैसा ही बना दिया है। तमाशबीनों का जो है ये सब करते हैं। मैं पहले भी एक बार कहा था कि 40 किलो लेखकों को जानिए तो ये इस रूप में जानिए कि 20 किलो वाला है या 40 किलो वाला है। तो इस तरह की चीजें जो है ये संगठनों में चल रही हैं। अब पूछिए आप, ये तो ये हाय तौबा हिंदी में ही अधिक क्यों है? क्या ये इन लोग के लिए कोई शरण स्थली है, कोई धन धांधली का कोई अड्डा है, जो आपने कहा शक्ति विमर्श और सत्ता सुख का एक साधन बनकर रह गया है ये सारे संगठन? दूसरे में भी होंगी, हमको ज्यादा मालूम नहीं है। असल में बाहर से हमको चीजें मालूम पड़ती हैं थोड़ी बहुत, तो वहाँ भी होंगी ये चीज। जहाँ भी संगठन होगा वहाँ ये सब बखेड़े जो है ये संगठन के साथ जुड़े हुए बखेड़े हैं ये। तो लेकिन दूसरों में कम इसलिए हो सकती हैं कि दूसरी भाषाओं के लेखक पाठकों से काफी नजदीकी बनाए रहते हैं। पाठकों से उनकी केवल संगठन और पार्टी से नजदीकी नहीं रहती है, पाठकों अपनी लेखनी के माध्यम से वो पाठकों को से भी नजदीकी बनाए रखते हैं और जनता के बीच में उनका नाम भी होता है, सम्मान भी होता है और उनकी प्रतिष्ठा भी होती है। तो वो केवल साहित्यिक गुटबाजी और साहित्यिक जो एक छोटा सा बना रखा सर्कल है उसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, केवल संगठन पर निर्भर नहीं रहते हैं। उनका लेखन जो है वो जनता के बीच में, पाठकों के बीच में ये सब चीजों में जाता है। तो ये जो बीमारी हिंदी में तो क्या है, बड़े से बड़ा नाम हम लोग पहला वाक्य ही यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक कहाँ प्रसिद्ध हैं भाई? वो हम तो अपने मोहल्ले में या घर के पड़ोस में जाके पूछे हो कि आपने इन लेखक का नाम सुना है, गांव में जाके पूछे, गली मोहल्ले में जाके पूछे, किसको कोई जानता है? किसके बीच में प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं आप? तो हिंदी का लेखक जो है उसकी समस्या ये है कि वो एक साहित्यिक इसमें विशेष सर्कल में बंद हो गया है।
यही सारी चीजें तिकड़म होती हैं, यही उठापटक होती है, खींचतानी होती है, मारा पीटी होती है, और पद पुरस्कार और ये सारी चीजों के लिए जो है लालायित इतने लोग रहते हैं। कभी इस बात पर सोचने की कोई कोशिश नहीं करता। हम लोग अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, जनवादी कहते हैं, क्रांतिकारी भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं? कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम ऐसा अपने आप को कहते हैं? विशेषता यही है कि जो इस देश की गरीब, पिसी हुई, दलित, पीड़ित, वंचित, भूख से परेशान ये जो जनता है, हम इसकी आवाज उठाते हैं, हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इसकी स्थितियां जो है ये बदले, समाज में इसका सम्मान हो, बराबरी का दर्जा मिले। ये सारी चीजों के कारण ही ना हम अपने आप को प्रगतिशील और ये सब जनवादी और ये सब लेखक वगैरह कहते हैं। ये जनता तो वहीं की वहीं पड़ी है, ये दबी कुचली पिसी पीड़ित शोषित जनता तो वहीं की वहीं, बल्कि बदतर स्थितियां होती जा रही हैं जैसा हम कहते हैं। और हम लोग जो है पद और पुरस्कार और सम्मान झटकने में व्यस्त हैं। मतलब पद पुरस्कार सम्मान किस चीज के ले रहे हैं कि हमने अपने लेखन से जनता की हालत को जो है इतना बढ़िया बना दिया, बेहतर बना दिया है, तो इसका हमको सम्मान मिलना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए। मतलब किस चीज का? जब जनता का जीवन इतना कष्ट में है, दुख में है, सारी चीजें स्थितियां हैं, और आपको सब चीजें चाहिए, अभी से चाहिए, उसी सत्ता से चाहिए जिस सत्ता ने इस जनता को जो है इस हालत में पहुंचाया हुआ है, उसी सत्ता से ये सब चीजें आपको चाहिए। मतलब इन पर सोचने की कोई कोशिश नहीं करता। शर्मनाक बात है, और सब लगे हुए। और इसी में आप देखेंगे किसी को कहीं एक छोटे से गली में भी पुरस्कार मिला तो फेसबुक पर जो है वो बधाइयों की बाढ़ आ जाती है, जैसे इसी के लिए। मतलब शर्म आनी चाहिए इन चीजों पर। मुझे कोफ्त होती है, मतलब इन चीजों की बात करते हुए। किस चीज में? अरे अपना जो कर रहे हो उसको ढंग से करो, उससे इस रचनात्मक माहौल भी बने। इस देश की जनता जिसके लिए आप संघर्ष करने का दम भरते हैं, उसका जीवन कुछ की बेहतरी हो। आपका जीवन तो वैसे ही मध्यवर्गीय है, आपको और कितना बेहतर जीवन चाहिए? एक आखिरी सवाल कि क्या जब पार्टी की तरफ से इतनी उपेक्षित है, आप कह रहे हैं दूसरे तीसरे संगठनों पर इन पार्टी नेतृत्व का ध्यान रहता है, और लेखक संगठन सबसे उपेक्षित संगठन माना जाता है अब दूसरे तीसरे संगठनों की तुलना में, तो फिर ये अपने आप को जबरन क्यों वहां पर थोपे रहते हैं पार्टी पर? जब पार्टी की ओर से आप पर ध्यान नहीं दिया जाता, आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, कोई तवज्जो नहीं, आप जबरन क्यों विचारधारा और वैचारिक बने हुए मरे जा रहे हैं? कौन ध्यान देते? लेखक जो होते हैं वो तो लगभग छोड़ ही देते हैं संगठनों को। जो लेखक होते हैं या तो छोड़ देते हैं, या वो छोटे मोटे स्वार्थ के लिए वहाँ नाम मात्र के लिए रहते हैं, उनकी कोई आस्था वास्था नहीं रहती है। वो जो भीड़ वहाँ है, जिसको देख करके आपको कई बार अपने अंदर शक्ति महसूस होती है और आपको लगता है कि हम काफी शक्तिशाली हैं, तो उस भीड़ के कारण, जो भीड़ मैंने आपको बताया ना कि जो संगठन में एक लेखक होता है तो सैकड़ों जो है वो गैर लेखक उसके सदस्य होते हैं, तो उसको देख करके हमको कई बार ये शक्ति का सत्ता का एहसास होता है। यहाँ सम्मेलन होगा, वहाँ लेखक जी बुलाए जा रहे हैं, माल्यार्पण होगा, वो बैठ जाते हैं उस पर, फिर भाषण देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है संगठन करा सकते हैं। अब जो लेखक अलग बैठ करके ज्यादातर लेखक तो अलग बैठ करके लिखते ही हैं। मैं ये सवाल जो है, हालांकि अब आपने आखिरी सवाल के रूप में पूछ लिया, लेकिन मैं वो उठाने वाला था, अगली किसी उसमें उठाएंगे कि आखिर जो विचारधारा है या विचार है
या पार्टी है, ये आपके रचनात्मकता में किस हद तक मदद करते हैं, इसको पहचानने की जरूरत है, इसको परिभाषित करने की भी जरूरत है, खोलने की भी जरूरत है। क्योंकि गोलमोल करके जो है विचारधारा का रोल जो है, रचनात्मक जो पूरा वो प्रक्रिया है, उसमें बहुत मामूली है, प्रारंभिक सा है। बाकी सारी जो सारा जो रचनात्मक संघर्ष है वो आपको करना पड़ता है एक इंडिविजुअल के रूप में। जो आपके अनुभव हैं, आपका जो समाज है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो संरचना, इन मोर्चों पर ये संघर्ष करना पड़ता है। विचारधारा का जो भूमिका है वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर छोटी सी होती है, उससे ज्यादा विचारधारा। इसीलिए ये है कि पूरी खांटी विचारधारा वाले लेखक जो है वो कमजोर लेखक हुए हैं, अलेखक ही बनकर रह गए हैं। तो ये सवाल एक बड़ा है जिस पर अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा कभी चर्चा कर सकते हैं। क्या यह भी है कि जैसे आप बहुत कमजोर होते हैं, लेखकगण जो हिंदी के बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए पार्टियां इन पर बहुत ध्यान नहीं देती हैं और लेखक संगठन इसी तरह से बस रह जाते हैं खाना पूर्ति भर के लिए? ये इसलिए ध्यान नहीं दे रही कि हिंदी के लेखकों का जनता के बीच में कोई असर नहीं है, जनता के बीच में इनका कोई प्रभाव नहीं है। देखो, पार्टी को जो है, ये तो पार्टी को तो लोग चाहिए, पार्टी को बड़ी संख्या में लोग चाहिए। अगर आप जिस दिन आपका प्रभाव जो है, आपका साहित्य जो है बड़े स्तर पर जनता के बीच में जाएगा, उसको प्रभावित करने लगेगा, तो उस दिन पार्टी थोड़ा बहुत आपके ऊपर ध्यान देगी। हालांकि विश्वास कभी नहीं करेगी। विश्वास कभी पार्टी जो है, ये जो रचनात्मक लोग हैं, ये पार्टी के लिए बने नहीं है। असल बात ये है, सोवियत संघ में उन्होंने करके देख लिया, एक ही कॉन्फ्रेंस में जो है वो सब क्या बोल गए। स्टालिन से लगा के गोरकी और तमाम जो लेखक थे, उन्होंने महसूस, मतलब सब तंत्र के नियंत्रण में पूरी पार्टी कांग्रेस चल रही है, भाषण हो रहे हैं, 350 लोगों के भाषण हुए, लेकिन वो पार्टी भी जान रही है, जो मंच पर बैठे हुए हैं वो लोग भी जान रहे हैं कि अधिकांश लेखक अंदर अंदर हमारे विरोध सोच रहे हैं। हम जो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेखक जो है उससे स्वतंत्र होने की बात तरतीब सोच रहे हैं अंदर। ये जानते, पार्टी भी ये जानती है। किसी भी रचनात्मक व्यक्तित्व को आप इस तरह से पार्टी के उसमें जकड़न में, पार्टी की नीतियों के, पार्टी की रणनीतियों के, पार्टी की कार्य नीतियों की जकड़न में अधिक दिनों तक बांध कर नहीं रह सकते। ये गैर लेखक हैं, गैर लेखकों को क्या फर्क पड़ता है, वो सारी जिंदगी भर कुछ उनको सम्मान मिले न मिले, पार्टी पूछे न पूछे, लेकिन संगठन तो है, 10 जगह बुलाए तो जाते हैं, एक गोष्ठी करते हैं, उसमें 10, 15, 20 लोग आते जाते हैं। अकेला लेखक, किसी बड़े से बड़ा लेखक अगर आज बुलाने लगे, उसके कहने पे शहर से कितने लोग आएंगे। तो वो सब फायदे उनको दिखाई पड़ते हैं गैर लेखकों को, तो संगठन में बने रहते हैं। जिनको समझ में आ जाता है, जितनी जल्दी समझ में आ जाता है, उतनी जल्दी छोड़कर अलग हो जाते हैं और पार्टी से और विचारधारा से और दूसरी चीजों से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उसका अनुचर होकर के नहीं चलते हैं, नहीं रहते। नहीं, इसी से बस ये आखिरी सवाल तो पूछ चुका था, कोई ये लायक नहीं है हिंदी लेखक, हिंदी संगठन और संघ बनाने के लायक नहीं है? नहीं, संगठन, मैं तो कह रहा हूँ निर्भय जी, लेखकों का संगठन जिस रूप में हम बनाना चाहते हैं पार्टियों की लाइन के अंतर्गत, लेखकों का संगठन उस तरह से बन ही नहीं सकता है। ये वाहियात बात है। वो पार्टी का संगठन बनेगा, पार्टी में चले जाइए, आप जो है काम कीजिए पार्टी के लिए, तो लेखकों से उसका क्या मतलब है? लेखकों के संगठन जो है ये पार्टी से बाहर ही बन सकते हैं।
दूसरे महायुद्ध, पहले और दूसरे महायुद्ध के बीच पूरे यूरोप और दुनिया के लेखकों ने 5-10 संगठन उस बीच में बने मुख्य मुद्दों पर, और उन पर जो उन्होंने कार्रवाइयां की और जितना काम किया, उससे सिद्ध होता है पार्टियों के अंतर्गत नहीं बल्कि लेखकों के सामूहिक प्रयास से, एकजुटता से किन्हीं इश्यूज को लेकर के जो जब चीजें चलती हैं तो वो बनता है, तो वो परमानेंट नहीं हो सकता, उसके बाद वो समाप्त हो। परमानेंट हुआ तो उसका हश्र ऐसे ही होता है जैसे आजकल हमारे संगठनों का हो रहा है। तो बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। बहुत समय आपने निकाला उसके लिए आभार। जी नमस्कार।